हाय 1971 इंडो पाकिस्तानी वॉर। एक तरफ था पाकिस्तान और उसके एलाई जैसे चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, ईरान और श्रीलंका, और दूसरी तरफ था इंडिया और सोवियत यूनियन। तो आज हम बात करेंगे कि सोवियत यूनियन क्यों 1971 में पूरी यूरोपियन देशों और अमेरिका के खिलाफ जाके इंडिया की मदद की थी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अरे वो तो कोल्ड वॉर का दौर था और पाकिस्तान उस समय अमेरिका का एलाई था, इसीलिए सोवियत यूनियन पाकिस्तान का दुश्मन इंडिया को सपोर्ट किया था। तो बात ऐसा है कि कहानी इतनी भी आसान नहीं है। भले ही इंडियन इकोनॉमी उस समय सोवियत यूनियन की तरह ही थी, लेकिन इंडिया में अमेरिका की तरह ही एक उदारवादी सरकार थी। तो क्यों एक कम्युनिस्ट देश एक लिबरल डेमोक्रेसी को इस हद तक सपोर्ट करेगा, और क्यों सोवियत यूनियन इस गरीब देश के लिए अपने बराबर की ताकत से लड़ जाएगा? तो सिर्फ कोल्ड वॉर ही इसका कारण नहीं था, बहुत झोल था इसके अंदर। तो इतना मत सोचो, चुपचाप वीडियो देखो। 1947 का दौर, जब दुनिया दो हिस्सों में बंट चुका था, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज और सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज। तब नया नया आज़ाद हुआ देश भारत ने यह सोचा कि दोनों के किसी एक ग्रुप में भी जाने का मतलब झंझट झमेला को पास बुलाना, इसीलिए हम किसी के भी ग्रुप में नहीं जाएंगे। हम एक अलग से ग्रुप बनाएंगे नए नए आज़ाद हुए देशों को लेके, जिसे नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा जाता है। एक्चुअली में इस बंदे को वर्ल्ड लीडर बनना था। खैर छोड़िए, नॉन अलाइंड मूवमेंट का एक प्रॉब्लम था कि ये सभी देश नया नया आज़ाद हुआ देश है, इसीलिए कोई भी देश इतना पावरफुल नहीं है। तो कोई भी छोटी बड़ी तकलीफ पर बड़े बड़े देश की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ता ही है, जो कि इस देशों ने उन बड़े बड़े देशों से सपोर्ट मांगा भी, लेकिन इसे वर्ल्ड लीडर बनने का कीड़ा था, इसीलिए वो एक भी बड़े देशों से सपोर्ट नहीं मांगी। पाकिस्तान इनके तरह इतना चोमू नहीं था, वो अमेरिका और ब्रिटेन के पक्ष में चला गया और इंडिया को टक्कर देने के लिए अमेरिका से भारी मात्रा में वेपन खरीदना चालू कर दिया, और अमेरिका भी पाकिस्तान को सियाटो और सेंटो का मेंबर बनाया। अब सोवियत यूनियन को डर होने लगा। यूरोप तो था ही, अब एशिया में भी अमेरिकन इन्फ्लुएंस सोवियत यूनियन के इतने करीब आ चुका है, इसे अगर अभी नहीं रोका जाए तो बाद में बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए साउथ एशिया में बढ़ रहे इस अमेरिकन इन्फ्लुएंस को न्यूट्रल करने के लिए सोवियत यूनियन पाकिस्तान के दुश्मन इंडिया को हेल्प करने के लिए आगे आया। पाकिस्तान की इस हरकत को देख के इंडिया ने भी सोचा कि हम एक बुद्धू की तरह काम कर रहे हैं, हम किसी की हेल्प के बिना नहीं टक्कर दे पाएंगे पाकिस्तान को, तो हमें भी किसी सुपर पावर से सपोर्ट मांगनी पड़ेगी। अब अमेरिका तो इंडिया की मदद करेगा नहीं, इसीलिए इंडिया अमेरिका की दुश्मन सोवियत यूनियन की तरफ झुक गया। लेकिन सोवियत यूनियन की मदद से इंडिया अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने के बजाय अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के ऊपर ध्यान दिया, जबकि पाकिस्तान इसका बिल्कुल उल्टा कर रहा था। भाड़ में जाए डेवलपमेंट, पहले गजवाए हिंद। युद्ध से दुनिया में कुछ नहीं होने वाला, शांति शांति। 1962 के थप्पड़ के बाद इंडिया समझ गया कि अब शांति से कुछ नहीं होने वाला। अभी तक तो सिर्फ पाकिस्तान दुश्मन था, अब पाकिस्तान से भी एक खतरनाक दुश्मन दरवाजे पे खड़ी है। इसीलिए अब इंडिया सोवियत यूनियन को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे चुना, और इंडिया भारी मात्रा में सोवियत यूनियन से वेपन खरीदना चालू कर दिया। लेकिन हम पाकिस्तान से कुछ साल पीछे चले गए थे, इसीलिए 1965 में काफ़ी मशक्कत के बाद फाइनली हमें जीत मिला था। ऐसे ही इंडिया और सोवियत यूनियन एक दूसरे के और क्लोज आने लगे, लेकिन अभी तक सोवियत यूनियन इंडिया से बहुत ज़्यादा चाइना को सपोर्ट करते थे, क्योंकि कम्युनिस्ट भाई भाई, इंडिया इसमें काफ़ी नाराज़ था। लेकिन इसी दौरान सोवियत यूनियन और चाइना के रिलेशन में थोड़ी सी क्रैक आने लगे। खैर कोई बात नहीं, रिलेशनशिप में अच्छे बुरे वक्त तो आता ही है। लेकिन 1969 के सिनो सोवियत वॉर के बाद सोवियत यूनियन को पता चल गया कि चाइना एक नंबर का खच्चर है, बहुत गलत किया उसको सपोर्ट करके। इस युद्ध में सोवियत यूनियन चाइना को हल्के में लेके बहुत गलती कर दी। सोवियत यूनियन तो ऑलमोस्ट हारने ही वाला था, लेकिन इनमें वो आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके चाइनीज आर्मी को बाहर खदेड़ दिया। इस युद्ध के बाद सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा एलाई अब उसके हाथों से गया, इसीलिए अब से सोवियत यूनियन और इंडिया के रिलेशन और क्लोज होते गए। इसी का तो हमें इंतजार था। इसी समय ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लोगों के ऊपर उर्दू बोलने वाले लोग लगातार अत्याचार कर रहे थे। कत्लेआम, रेप, ये सब तो आम बात था। इसके कारण करोड़ों हिंदू अपना घरबार छोड़ के इंडिया में आके शरण ले रहा था। इसी समय इंडिया इस अत्याचार को बंद करने के लिए और इस रैपिड हिंदू इमिग्रेशन को रोकने के लिए मुक्ति वाहिनियों को चोरी छुपे सपोर्ट करना चालू कर दिया। लेकिन एक तकलीफ था, मुक्ति वाहिनी नहीं हरा पाएगा पाकिस्तानी फौज को, तो अब इंडिया को ही ईस्ट पाकिस्तान में अपना फौज भेजना पड़ेगा। लेकिन कैसे? उस समय का मौजूदा प्रेसिडेंट याह खान के साथ रिचर्ड निक्सन की गहरी दोस्ती थी और चाइना के साथ भी बहुत अच्छा संबंध था। इसीलिए जोश में आके पाकिस्तान ने कहा कि अगर इंडिया अगली बार से मुक्ति वाहिनियों को सपोर्ट करे
तो हम सीधा इंडिया पर हमला कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान को 1965 का गम भुलाना था। अब भारत फंस गया। इसके साथ साथ सोवियत यूनियन को भी अब चिंता होने लगा, अगर युद्ध होता है तो कंफर्म भारत इसमें हार जाएगा। तो अगर इंडिया हार जाए तो इस पूरे रीजन पर अमेरिका और चाइना का दबदबा रहेगा, जो सोवियत यूनियन के अस्तित्व के लिए एक खतरा साबित होगा। इसलिए अब सोवियत यूनियन इंडिया को कहा कि हम आपके साथ हैं, डरो मत। अगस्त में इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ। इसमें लिखा गया कि इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच में अगर किसी एक देश को किसी भी थर्ड पार्टी द्वारा थ्रेट पहुंचे तो एक देश दूसरे देश को मदद करेगा। ये पीस ट्रीटी एक तरह से चाइना और अमेरिका के मुंह पे तमाचा था। बस अब टेंशन खत्म। अब इंतजार था कि कब इंडिया ईस्ट पाकिस्तान पर हमला करेगा। चाइनीज थ्रेट को रोकने के लिए विंटर में हमला करने का प्लान बनाया गया। सोवियत यूनियन भी अब सीनो सोवियत बॉर्डर पर अपनी आर्मी को तैनात कर दिया ताकि इंडिया पर चाइनीज थ्रेट को रोका जाए। और इसी तरह से ही दिसंबर में जंग शुरू हो गया। सोवियत यूनियन बहुत हथियार प्रोवाइड कराया इंडिया को और इंडिया लगभग जीत ही गया था। अब अमेरिका यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल पर एक रेजोल्यूशन रखा कि इंडियन आर्मी को ईस्ट पाकिस्तान से विड्रॉ करना पड़ेगा और एक सीज फायर एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ेगा। लेकिन सोवियत यूनियन वेटो अप्लाई करके इसे हटा दिया। लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी थी, अमेरिका कभी भी आ सकता है पाकिस्तान की मदद के लिए, और ऐसा हुआ भी। टास्क फोर्स 74 अब बंगाल की खाड़ी की दिशा में आगे बढ़ रही थी। अब सोवियत यूनियन ने सोचा अगर अमेरिका और आगे बढ़ जाए तो इंडिया पक्का हार जाएगा। इसीलिए सोवियत यूनियन ने सोचा कि ऐसे पीछे से नहीं, हमें इंडिया को आगे से हेल्प करना पड़ेगा। इसीलिए सोवियत यूनियन के पैसिफिक फ्लीट के 2 ग्रुप क्रूजर और डिस्ट्रॉयर और एक न्यूक्लियर सबमरीन टास्क फोर्स 74 की पीछा करते करते बंगाल की खाड़ी पर पहुंचा। कुछ दिनों बाद टास्क फोर्स 74 और सोवियत फ्लीट के बीच मुलाकात भी हुआ। अब अमेरिका और ब्रिटेन को पता चल गया कि बहुत देर हो गई है। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि सोवियत यूनियन इस हद तक इंडिया की मदद करेगा। फिर क्या होना था, सोवियत यूनियन तो अमेरिका को बीच समुद्र में ही रोक दिया और इंडिया भी मजे से पाकिस्तान की ले रहा था। फाइनली पाकिस्तान ये युद्ध हार गया। ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस ट्रीटी का टाइम पीरियड था 20 साल। और कमाल की बात यह है कि 1991 में इस ट्रीटी के साथ साथ सोवियत यूनियन भी चल बसा। अब इंडिया पहले से बहुत सेल्फ सफिशिएंट हो चुका था। 1991 के बाद इंडियन इकोनॉमी को भी खोल दिया गया। अब क्योंकि रशिया का हालत एकदम खराब हो चुका है, इसीलिए इंडिया अब अमेरिका को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे चुना। फिर 2001 तक रशिया खुद को एक स्टेबल पोजीशन पे लाया और इस पीस ट्रीटी को चाइना के साथ साइन किया। इन सब के बावजूद भी रशिया और इंडिया के रिलेशन अभी भी बहुत गहरी है, क्योंकि इंडिया भी अब बड़े बड़े लोगों से हेल्प मांगने की उस समय काल को पार कर चुके हैं। अब इंडिया चाइना, रशिया, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के तरह ही एक ग्लोबल ट्रेंड सेटर है। इसीलिए इंडिया को अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि रशिया और चाइना के बीच में क्या संबंध है। इंडिया को बस रशिया से वेपन्स चाहिए और कुछ नहीं। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।